नमस्कार। ट्विन फ्लेम यूनिटी कॉन्शियसनेस के बारे में जानेंगे कि ट्विन फ्लेम्स में एक यूनिटी कॉन्शियसनेस क्या है, यूनियन क्या है। ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। वैसे भी आपको मालूम है कि ये एक सोल के दो टुकड़े होते हैं, आधे टुकड़े होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बन जाता है कि एक सोल के टुकड़े होते कैसे हैं। तो आज हम इसे पूरी तरीके से समझेंगे। पहली बात यह है कि ट्विन फ्लेम एक पूरी ताकत है ना। ताकत एक पावरफुल ताकत है, फुल है, कंप्लीट। कैसे? जैसे कि ट्विन फ्लेम ये बोलते हैं ना कि आत्मा के दो टुकड़े हैं और दो हिस्सों में बराबर रूप में बट जाते हैं, आधा उधर चला जाता है, आधा उधर चला जाता है। ऐसा नहीं है। आत्मा का स्प्लिट होना ऐसा नहीं होता जैसे कि आधे टुकड़े, ये पूरा कॉन्शियसनेस होता है। इसीलिए मैंने कहा यूनिटी कॉन्शियसनेस। तो यूनिटी कॉन्शियसनेस क्या है? जो कि कॉन्शियसनेस में अलग तरीके से बदल जाता है और दोनों ही अपने आप में ताकत होते हैं। जैसे कि सेल्स नहीं होते, एक सेल से दूसरा जब अलग होता है तो वो अपने आप में कंप्लीट होता है। उससे अगर दो और बनते हैं तो वो अपने आप में कंप्लीट होता है। इस तरह से ट्विन फ्लेम्स होते हैं। दूसरी बात, एक बहुत ही जबरदस्त ब्लूप्रिंट फ्रीक्वेंसी रहती है। हाँ जी, हम सब एनर्जी हैं, ये आपको मालूम है, और हमारी आत्मा एक खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। ट्विन फ्लेम का स्प्लिट कॉन्शियसनेस भी सेम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को शेयर करता है। ठीक है, जैसे एक सोल के दो हाफ्स का ब्लूप्रिंट और एनर्जी बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, इसी तरह ट्विन फ्लेम भी एक ही एनर्जी फ्रीक्वेंसी या एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी रखते हैं। लेकिन अब एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी अलग है, बोलना और बातें सारे वो सब कुछ अलग है। तीसरी बात है, सेम फ्रीक्वेंसी तो होती है लेकिन मैडम हम डिफरेंट क्यों हैं? तो दोनों ट्विन फ्लेम्स एक जैसी एनर्जी के साथ आते हैं, लेकिन फ्री विल की वजह से बिल्कुल अलग अलग एक्सपीरियंसेस हमारे हो सकते हैं, या फिर अलग अलग एक्सपीरियंस को हम चुनते हैं कि हम इस तरह से इनकारनेट होंगे। इसीलिए तो अलग अलग जगह में पैदा होते हैं, अलग अलग टाइम पर होते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, अलग कंट्री भी हो सकती है। और सभी ट्विन फ्लेम्स की एक ही कहानी नहीं होती, सभी की अपनी अपनी यूनिक कहानी होती है। इसलिए एवरीबडी इज यूनिक और एवरी ट्विन फ्लेम कपल इज यूनिक। तो लेकिन वो दोनों अपने आपस में मजबूत रहते हैं। चौथी बात, इसमें कुछ रूल्स नहीं होते कि ट्विन फ्लेम ऐसा होता है, ट्विन फ्लेम वैसा होता है। ओ 2 साल छोटा है फिर तो ये ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता, 2 साल बड़ा है बस तो ये ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। ओ सेम जेंडर है फिर तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा होगा तो ट्विन फ्लेम है, वैसा होगा तो ट्विन फ्लेम है। इसमें आप बहुत ही सिंगल भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, डिवोर्सी भी हो सकते हैं, विडोवर कुछ भी हो सकते हैं। ये 3D लेवल के लेबल्स हैं, मालूम है ना। तो उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो, लेकिन वो बहुत स्पेशल होती है, जैसे मैग्नेटिक पुल कहता है ना, वो चीज। पांचवी बात ये कहेंगे कि ट्विन फ्लेम की रोमांटिक कनेक्शन होता है, लेकिन रोमांटिक कनेक्शन ही होता है वो नहीं है। कन्वेंशनल रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता है। इसमें सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, वो ठीक है, कुछ टाइम कुछ साल तक रह सकता है, वो ठीक है। लेकिन हमारा मकसद या ट्विन फ्लेम का मकसद सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप ही बनाना है, ऐसा नहीं है। ये कनेक्शन सिर्फ इस पर्पस के लिए नहीं है। तो क्या पर्पस है? पर्पस है स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना, सोल मिशन को पूरा करना या स्टार्ट करना। पूरा करना तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, आपको भी लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या भला? क्या हम कौन सी मतलब वेव्स में आते हैं? वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है तो आप स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और कंसल्टेशन बुक कराएं। छठी बात है कि पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम। क्या ट्विन फ्लेम का पर्पस है? ट्विन फ्लेम का मेन पर्पस है अपने ब्लूप्रिंट और स्पिरिचुअल मिशन को पूरी तरह से एक साथ मिलकर कंप्लीट करना। अब आप कहेंगे कि मैडम वो तो कहीं और है, और वो तो कहना नहीं मानते, वो तो मानते ही नहीं कि ट्विन फ्लेम है। हम उनको ऑडियो भेजें कि ये ट्विन फ्लेम है, उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होता। या आप एस्ट्रोलॉजी की ऑडियो भेजें, या आप किसी चीज की किसी की वीडियो भेजें कि देखो ट्विन फ्लेम होता है, तुम और मैं ट्विन फ्लेम है, देखो तुम ऑन ऑफ होते हैं ना, तो हम ट्विन। इससे कुछ नहीं होगा। इससे सामने वाला या तो भाग जाएगा दूर, या आपको भी कहेगा कि दूर रहो इन सब बातों से, इसमें कुछ नहीं रखा है। क्यों? सच में बात सही है। तभी तो मैं कहती हूँ, या तो आप सोलमेट के साथ शादी कर लीजिए अगर आपकी एज इस समय इस तरह की है और सोलमेट भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है या मिल रहा है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है तो बाकी यही है कि आप अपने आप को असिस्ट करते रहें। और एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी में यही मकसद है एक दूसरे का, कि दोनों एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, गाइड करते हैं, स्पिरिचुअल गोल की तरफ अचीव करने के लिए पुश। मेन बात ये है। अब जो आज की मैंने पोस्ट में डाला तो कुछ लोग कह रहे हैं हमें समझ नहीं आया। तो देखिए, डोलोरेस कैनन की बुक है 3 वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स, है ना। तो ये ट्विन फ्लेम से संबंधित है, लेकिन इसमें बार बार ट्विन फ्लेम शब्द नहीं लिखा गया है। लेकिन वॉलंटियर्स का मतलब इस बुक में यही समझाया गया है कि 3 अलग अलग आत्माओं की लहरें धरती पर आई हैं। लहरें यानी कि 3 वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स का मतलब जो कि अनकंडीशनल लव में धरती को नई एनर्जी देना चाह रहे हैं या नया दे रहे हैं।
लेकिन सवाल यह है कि ट्विन फ्लेम्स का इसमें क्या संबंध है फिर, 3 वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स का क्या मतलब? देखिए, फर्स्ट वेव या पहली लहर ट्विन फ्लेम की क्या है, उस समय में लोगों को पता भी नहीं था। अब तो इतना सब कुछ स्प्रेड हो रहा है, इसलिए ट्विन फ्लेम शब्द आ रहा है। तो फर्स्ट जो लहर थी या फर्स्ट वेव ऑफ ट्विन फ्लेम है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई, जिसमें कि बहुत सारी धरती पर नकारात्मकता या नेगेटिविटी आ गई थी। तो मेन उद्देश्य उनका इस धरती की एनर्जी को हाई ग्रेड करना था, अपग्रेड करना था। तो ट्विन फ्लेम 2 आत्माओं का आध्यात्मिक मिलन होता है, जो एक आत्मा के 2 हिस्से होते हैं। तो जो फर्स्ट वेव्स में आई ना, वो आत्माएं जो सोल्स आई हैं, वो अपने पुराने ट्रॉमा, पेन, उन सबको हील करने के लिए आई थी। उनका मेन उद्देश्य था कि मानवता को जागरूक करना और पुराने जो जितने भी पैटर्न्स थे ना उनके, उन सबको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ, थोड़े से लव के साथ थोड़ा आगे बढ़ाना। तो आप देखेंगे कि उस एज में जो लोग पैदा हुए 1960s में, तो उनका कुछ अलग ही पैटर्न था, ठीक है, मतलब 60s से पहले। अब जो 1960 to 70 की जो लहर आई, वो सेकेंड वेव ऑफ वेव्स थी। उसमें यही लिखा है डॉलर्स कैनन की बुक में कि ये लोग शांत रहते थे, लेकिन इनकी उपस्थिति ही ये दूसरों को प्रेरित करती थी। अरे यार, ये तो बड़े चुप रहते हैं। तो जो व्यक्ति बहुत शांत रहते थे, उन लोगों का जो सोल है वो दूसरों को लव एंड हीलिंग पहुंचाना था, क्योंकि उनकी जो प्रेजेंस होती थी ना, उसमें आके ही लोग खुद ही हील हो जाते थे। आज के टाइम में भी बहुत लोगों को सुनने को मिलता है कि अरे आपके प्रेजेंस से हम, आपके रहने से ही हम हील हो जाते हैं, ऐसी बात। तो सेकंड वेव में आने वाले जो भी ट्विन फ्लेम्स या वॉलंटियर्स हैं, उनका जो मेन उद्देश्य था आपके या दूसरों के दिलों में प्रेम को जगाना, प्रेम को प्रस्फुटित करना और इस चीज का गहरा एहसास करना कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए तो मिले हैं, एक दूसरे का सहारा तो बने हैं, लेकिन हमें दूसरों को भी देना है, यानी कि समाज को देना है, यानी कि सोशल कॉज के लिए हमें यहाँ पे काम करना है। ये उनको पता था। थर्ड वेव ऑफ ट्विन फ्लेम फिर आती है, ठीक है। थर्ड वेव ऑफ ट्विन फ्लेम्स में वो लोग आते हैं जो 1980s टू 1990 के दशक में आए, उस टाइम पीरियड में, उस एरा में आई। तो उस टाइम पीरियड में जो लोग पैदा हुए हैं, वो धरती के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हुए हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत कुछ इन्वेंट करने लगे थे, ठीक है। उस टाइम में कंप्यूटर्स भी आने लगे थे 90s के टाइम में, और फिर ये लगने लगा था कि कंप्यूटर्स आ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लोग डरने भी लगे थे। और अच्छा, इनका ये जो काम था कि हम सभी को, लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ना या फिर स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ काम करना, और स्पिरिचुअलिटी से ह्यूमैनिटेरिज्म का काम करना, लोगों के दुख दर्द को दूर करना। इसलिए बहुत सारी संस्थाएं वगैरह भी खुलने लगी थी, जिसमें कि लोगों को इस तरह से जागरूक किया जा रहा था कि उठो, अपने लिए काम करो, कुछ योगा करो, कुछ मेडिटेशन करो। ये बहुत कुछ धीरे धीरे फैलने लगा था। ट्विन फ्लेम्स का सोल पर्पस फिर क्या होता बेसिकली? तो ट्विन फ्लेम का जो सोल पर्पस है वो सिर्फ रोमांटिक रिश्तों से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इनका जो अधिक से अधिक जो रिलेशनशिप है वो ईश्वर से जुड़ा होता है, डिवाइन से जुड़ा होता है। तो डिवाइन से शक्ति पाना होता है या शक्तिपात को महसूस करना होता है। तो शक्तिपात जब होता है ना जिन लोगों को, वो फिर बेकार की बातों में पड़ते ही नहीं है, सेक्सुअल बातों में पड़ते ही नहीं है, वो कब आएगा नहीं आएगा इस बातों में पड़ते ही नहीं है। वो बड़े मजे में रहते हैं, जो है जैसा है। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रिगरिंग से ही आप अपने आप के अंदर की हीलिंग कर पाए। तो मेन उद्देश्य है हीलिंग। तो ट्विन फ्लेम का एक दूसरे की जो अपनी आत्मा है, उसके जो पास्ट लाइफ के वुंड्स हैं, उसको खत्म करना। आपके अंदर क्या कमजोरी है, आपके अंदर क्या डर है, एक दूसरे को समझना, समझाना। आप ये मत कहिए वो समझ नहीं रहा है, तो समझेगा नहीं, आपने समझाना नहीं होता, ठीक है। आपने बस अपनी बढ़ोतरी करते जानी होती है, सामने वाला अपने आप समझता है। इसी को तो कहते हैं कि नेक्स्ट उद्देश्य क्या है, धरती की ग्रिड को चेंज करना, वाइब्रेशन को चेंज करना। हम कैसे वाइब्रेशन, हम कोई रेडियो है, कोई रेडियो है ना कि हम वाइब्रेशन चेंज करेंगे? हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं। वाइब्रेशन क्या, हमारी जो एनर्जी है, हम उसको किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हम अपने अंदर अपनी कमियों को ढूंढकर कुछ नया चेंज ला पा रहे हैं कि नहीं। तो ट्विन फ्लेम का जो मिलना होता है वो इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चुनौतियां उसमें होती हैं, आपको मालूम ही है। बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। और चैलेंजेस बेसिकली क्या होते हैं ट्विन फ्लेम्स के? वो अपने ही होते हैं, अपने ही इनर वुंड्स होता है, अपने ही इनर चाइल्ड वुंड्स होता है। रूट चक्र ही बैलेंस नहीं होता है। सबको लगता है कि हम तो ऊपर पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये है कि रूट चक्र को साध लेना होता है। रूट का मतलब ही है कि जड़, हमारी जड़ ही मजबूत नहीं है, जड़ में ही कीड़ा लगा हुआ है, तो उसको हमें ठीक करना है। तो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत ही गहरा है, लेकिन अगर हम इसे सिंपल तरीके से देखें तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है ना, जो हमें अपने आप को एक सही तरीके से समझने में हेल्प करती है। हम खुद को ही तो समझ पाते हैं। यही तो मैंने बताया, डॉलर्स कैनन की जो बुक है 3 वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स, इसमें 3 वेव्स की जो बात बताई गई है, उनका
ट्विन फ्लेम से बहुत ही गहरा संबंध है या कनेक्शन है। इन 3 वेव्स के थ्रू ट्विन फ्लेम्स धरती पर आए हैं, पृथ्वी पर आए हैं, ताकि मानवता की या ह्यूमंस की हेल्प की जा सके, एक अच्छा पर्पस उनको मिल सके। कोई ऐसा मिशन नहीं है कि ओहो हम तो मिशन मना रहे हैं, बैनर्स लगाओ, ये लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप अपने अंदर पहले अपने आप को शांत करें, उसके बाद आप कुछ अल्टीमेट गोल तक पहुंच सकते हैं। वो धीरे धीरे हो सकता है, ये नहीं कि सीधा हर कोई एनजीओ ही खोल, ठीक है। बहुत ही डायनामिक करंट रिलेशनशिप है आपका, जिसमें कि एक दूसरे के प्रति आप दोनों रिस्पेक्टफुल भी होते हैं। बेसिकली आपने एक दूसरे को देखना ही होता है कि हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में ठीक से हैं कि नहीं, तो तभी तो हम खुद को भी समझ पाते हैं, तभी हम अदर रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, जो भी ऑफिस के हैं, उन सब के साथ। इसीलिए इसके बाद जो जनरेशन पैदा हुई, यानी कि 2000 में जो लोग पैदा हुए, वो लोग ये पूछते हैं कि मैडम क्या फिर हम ट्विन फ्लेम नहीं आते? 3 वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स जिन्होंने बुक पढ़ी है, तो वो ये पूछते हैं। तो बेसिकली उसी का ही मैंने पोस्ट किया है कि आफ्टर 2000 जो भी पैदा हुए हैं, वो जनरेशन जेड में आते हैं। वो भी बहुत इमोशनल हैं, वो भी बहुत स्टोइक पर्सनालिटी हैं, वो भी बहुत ही एनर्जेटिक हैं, और वो भी बहुत एंथुसियास्टिक हैं, और वो भी बहुत साइंटिफिक वे में अपने स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाने में उस्ताद हैं। तो वो सारा चीज़ें मैंने उसमें लिखा है कि वो स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से बढ़ा रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। क्योंकि अब आप देखेंगे कि आप 30-40 की एज के हैं, आपके भी अगर बच्चे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। बच्चा पैदा होते ही उसको पता है कि मोबाइल पे कौन सा बटन दबाना है, किससे क्या हो जाएगा। हमें नहीं समझ में आता कि ये इसके बाद क्या होगा, बटन है कहाँ, बिंदु कहाँ है, उस पॉइंट को दबाना है, उसको खोलना है, इसको खोलते भी है कि नहीं, है ना। तो वो सारी चीज़ें उनको पता है। जनरेशन एक्स जो है वो बहुत स्मार्ट है, इसलिए आजकल के माता पिता को भी यही सलाह दी जाती है कि बच्चों को कभी मत रोको, बिल्कुल भी मत रोकें। वैसे तो शुरू से ही चली आ रही है, बच्चों को कभी रोकना नहीं चाहिए, जो उसका करने का मन है वो करने देना चाहिए। लेकिन हर किसी को कंट्रोल करने में ही लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऊपर से कंट्रोल किया गया है हमें, और हम कंट्रोल कर रहे हैं बच्चों को। तो लेकिन आज की जनरेशन कंट्रोल होने वालों में से नहीं है, इसलिए जो करना चाहते हैं, करियर चूज करना चाहते हैं, उनको वैसा करने देना चाहिए। जो स्टडी करना चाहते हैं वो करने देना चाहिए, जहाँ शादी करना चाहते हैं करने देना चाहिए, नहीं करना चाहते हैं नहीं करने देना चाहिए, साधु बनना चाहते हैं बनने देना चाहिए। बेसिकली यही चीज़ है। अगर हर कोई माता पिता ये समझ जाए ना कि मेरे पास 1 बच्चा है या 4 बच्चे हैं, इनका जो मर्जी है, चाहिए कभी शादी ना करें, शादी करें और ये कहें हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो उसको फोर्स मत करो, ये कर ले वो कर ले, अब क्यों नहीं, अब ये वो 3D लेवल की जो लेयर्स जो इतने टाइम की है ना, उसको तोड़ने के लिए जनरेशन एक्स आई है। बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है 2000 के बाद के पैदा हुए बच्चों में। हाईली इंटेलिजेंट, हाईली एंथुजियास्टिक, हाईली और क्या बोलेंगे, मतलब सब कुछ है उनके अंदर। जनरेशन एक्स के अंदर सब कुछ है। ठीक है कि हमारे टाइम की पीढ़ियों ने ही फोन वगैरह बनाए, लेकिन उसको एक्सटेंड करने के लिए ये जनरेशन एक्स आई है। उसी के बारे में मैंने पोस्ट में लिखा था। अब आगे बात करते हैं जागरूकता की, यानी कि आध्यात्मिक जागरूकता में हम आ चुके हैं। अल्टीमेटली इट्स एसेंशियल टू रिफ्लेक्ट ऑन योर फीलिंग्स and the dynamics of your current relationship or would-be relationship to determine how to proceed ethically and respectfully। ठीक है ना। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और आपका मेन पर्पस क्या है। तो फिर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब क्यों नहीं किया अभी तक, कर दिया? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।